Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher. Today we are going to start to solve MCQ on everyday basis. Okay, हम हर रोज़ 15 to 20 MCQs सॉल्व करेंगे ताकि हमारा जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो उससे पहले हम 500 to 600 MCQ को सॉल्व कर सके। अगर हमने इतने MCQ सॉल्व कर लिए ओके तो आपका पार्ट ए स्कोर करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो हर रोज़ मेरा ये 15 to 20 MCQ का जो सॉल्यूशन मैं भेजूँगी उससे देखना मत भूले। ओके, मैक्सिमम हाफ आवर के जैसा होगा सॉल्यूशन, 1 आवर से कभी भी ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो आप हर रोज़ अपने पार्ट ए के लिए इतना टाइम तो दे ही सकते हैं। ओके, तो अगर आपने हर रोज़ 15 to 20 मिनट्स 20 MCQ सॉल्व कर लिए तो समझो कि आपका पार्ट ए आपके पास हो गया कवर। ओके, तो डोंट फॉरगेट टू वॉच एवरी डे माई लेक्चर्स फॉर दैट MCQ सॉल्यूशन। ओके, लेट्स स्टार्ट द MCQs। पहला MCQ है हमारा, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक सॉलिड आर। ओके, तो यहाँ पे देखो पहले हमें कौन सा सॉलिड दिया गया है। इट इज़ अवर आयनिक सॉलिड। यहाँ पे जो पहला MCQ है वो है हमारा द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक सॉलिड्स आर। ओके, तो हमारे पास कौन सा सॉलिड है प्रेजेंट? आयनिक सॉलिड। जो आयनिक सॉलिड होता है उसके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड। ओके, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? आयनिक बॉन्ड विच इज़ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करना है तो उसके लिए एनर्जी भी क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए होगी। मीन्स के आयनिक सॉलिड जो है उनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होंगे? वेरी हाई। ओके, उसी तरह से अगर हमारे पास यहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड प्रेजेंट है ओके तो उसके भी जो है मेल्टिंग पॉइंट वो वेरी हाई आएंगे। अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होगा? वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है और वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक फोर्स में काउंट अप किया जाता है। दैट्स वाई तब जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएंगे? लो। ओके, तो जब भी आपको मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो पहले देखो कि जो हमारा सॉलिड दिया गया है उसमें किस टाइप का बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ओके, अगर कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रेजेंट है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई आएंगे, और अगर कोई वीक फोर्स प्रेजेंट है तब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? हमारे लो होंगे। ओके, क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन is in a CCP arrangement atom A are present at corner। ओके, हमारा जो A है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? कॉर्नर पे। B आर एट फेस सेंटर। B कहाँ पे प्रेजेंट है? तो फेस के सेंटर में प्रेजेंट है। इफ 2 एटम्स फ्रॉम द कॉर्नर आर मिसिंग। देखो पहले बोला गया कि A प्रेजेंट है हमारा कॉर्नर पे। ओके, A कहाँ पे प्रेजेंट है? कॉर्नर पे। कोई भी हमारा क्यूब हो तो कॉर्नर्स कितने होते हैं हमारे? 8। उसमें से क्या बोला गया? 2 एटम्स ऑफ द कॉर्नर आर मिसिंग, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 8 - 2, तो कितने रह गए? 6 एटम। अब 6 तो कॉर्नर प्रेजेंट है और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 3/4। ये कितने हो जाएंगे हमारे? 3/4। नाउ बी प्रेजेंट बोला है फेस सेंटर पे, तो जो बी है वो हमारा फेस सेंटर। अब फेस सेंटर बोला गया है तो क्यूब में फेस कितने होते हैं? 6, और एक फेस के एटम का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/2 होता है। ओके, मतलब यहाँ पे हो गए हमारे 3। नाउ जब भी फॉर्मूला फॉर्म करनी हो तो कर दो A/B। ए कितना है? 3/4 और डिवाइडेड बाई 3। 3 कैंसल आउट हो गया तो रह गया 1/4, मतलब कि हमारी जो फॉर्मूला है वो आ जाएगी AB और वो कितना? 4। AB 4, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे D। आई बात समझ में? ओके, अब देखो हमारा थर्ड MCQ क्या है? FeXO contains 1 Fe3
फॉर एवरी 3 Fe2+, व्हाट इज X। सही है, हमें एक मॉलिक्यूल दिया गया है, कौन सा, FeXO, आयन ऑक्साइड दिया गया है। अब जो ये Fe है उसमें Fe3+ भी प्रेजेंट है और साथ में Fe2+ भी प्रेजेंट है। जो Fe3+ प्रेजेंट है वो अगर एक हो तो एक Fe3+ के साथ 3 Fe2+ प्रेजेंट है। ओके, मतलब हम यहाँ पे सपोज कर सकते हैं, क्या, सपोज नंबर ऑफ Fe3+ हो गए हमारे Y। ओके, नंबर ऑफ Fe3+ कितने हो गए Y, एक अगर हुआ हमारा Fe3+ तो उसके अकॉर्डिंग हमारे Fe2+ कितने होने वाले हैं, इट विल बी अ 3Y। सही है, देखो यहाँ पे कि 1 Fe3+ के साथ हमें दिया गया है 3 Fe2+, मतलब अगर ये Y होगा तो ये हो जाएगा हमारा 3Y। ओके ना, अब हमें क्या करना है, तो देखो ए बी Fe है और ए बी Fe है और टोटल Fe कितने हैं, तो टोटल Fe है X। सो वी कैन से दैट कि ये इन दोनों का जो सम है Y + 3Y वो कितना होना चाहिए, X। मतलब हो गया 4Y = X। हमें X फाइंड आउट करना है तो पहले Y फाइंड आउट कर ले। Y कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो ये जो हमारा आयन ऑक्साइड दिया गया है इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। अगर कोई भी चार्ज नहीं है उसका मतलब ये होता है कि ये जो गिवन कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड है। ओके, क्या मतलब होता है, गिवन कंपाउंड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। FeXO जो है वो हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड है। अगर न्यूट्रल कंपाउंड है तो उसके अंदर प्रेजेंट सारे एटम्स और उसका चार्ज, उसका अगर एडिशन किया जाए तो वो कितना होना चाहिए, 0। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर जैसे फाइंड आउट करते हैं वही मेथड यूज करेंगे। तो अब Fe तो दो तरह के हैं, एक तो +3 वाला है और +3 वाला Fe कितना है Y, +2+ वाला भी Fe है हमारे पास, वो कितने हैं, तो 3Y जितने, प्लस हमारे पास ऑक्सीजन है। ओके, उसका चार्ज होता है -1 और ये जो है वो कितने हैं, 1, और टोटल कितना हो गया, 0। अब देखो यहाँ पे हो गया 3Y + 6Y -2 = 0। सो वी कैन से दैट यहाँ पे 6 + 3 9Y = 2, देयरफॉर Y = 2/9। ये तो हमारे पास हो गया Y। हमें तो क्या चाहिए, X चाहिए। ओके, व्हाट इज द X। अब Y मिल गया तो Y की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दो, देयरफॉर X = 4 × Y की वैल्यू आई 2/9 तो रिप्लेस कर दो, देयरफॉर 8/9। तो हमारा जो फाइनल आंसर है X = जो होगा वो क्या आएगा, 8/9। आई बात समझ में, मतलब इसका आंसर हो जाएगा B। क्लियर, चलो नेक्स्ट है हमारा सोडियम मेटल exist in BCC units. The distance between the nearest sodium atom is 0.368 nanometer. The edge length of unit cell is, देखो हमें क्या find out करना है, edge length means we have to find out A. Now given data क्या है, तो see distance between nearest sodium atom। अब देखो स्ट्रक्चर कोई भी तरह का हो लेकिन नियरेस्ट एटम किस तरह से होंगे, तो ये हमारा पहला एटम और ये हमारा दूसरा एटम। ओके, उनके बीच का नियरेस्ट डिस्टेंस मतलब इस एटम, फर्स्ट एटम के न्यूक्लियस से दूसरे एटम का न्यूक्लियस, मतलब ये हमारा होता है नियरेस्ट डिस्टेंस D, जो कि अभी कितना है हमारा नियरेस्ट डिस्टेंस, तो ये एक एटम का रेडियस R, ये दूसरे एटम का रेडियस R। मतलब हम ये कह सकते हैं जो नियरेस्ट डिस्टेंस है, नियरेस्ट डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस जो D है वो हो जाएगा 2R जितना। अब देखो हमें कौन सा दिया गया है, तो BCC यूनिट सेल है। ये तो ऑलवेज कोई भी यूनिट सेल होगा लेकिन नियरेस्ट डिस्टेंस D = 2R ही रहेगा। ओके, चलो अब देखो कि हमारे पास कौन सा है, BCC यूनिट सेल है। BCC में हमें R और A का रिलेशन पता है। क्या होता है फॉर BCC, R = होता है √3A/4।
ओके, तो यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करो 2 इंटू √3a/4, यहाँ पे 2 कैंसल आउट हो गया ना, हो गया हमारे पास √3a/2 और यहाँ पे है d, जबकि d तो हमें दिया गया है कितना 0.368, देयरफॉर 0.368 इज इक्वल टू √3 मतलब होता है 1.73 और a डिवाइडेड बाई 2, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करो और 1.73 को डिवाइड करो, देन यू विल गेट a इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0.425 नैनोमीटर। ओके, हमारा a क्या आएगा 0.425 नैनोमीटर। आई बात समझ में किस तरह से हमने किया? जो भी हमें दिया गया है वो देखो पहले फाइंड आउट करना है एच लेंथ होती है a जितनी, फिर हमें दिया गया है डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट सोडियम एटम, कोई भी एटम दिया गया हो और कोई भी टाइप का स्ट्रक्चर हो, लेकिन दो नियरेस्ट एटम के बीच का डिस्टेंस 2r जितना ही होगा। एक किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, ये किसी भी स्ट्रक्चर के लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ओके, जो दो नियरेस्ट एटम है उनके बीच का डिस्टेंस किसी भी स्ट्रक्चर के लिए सेम होता है। तो यहाँ पे d इज इक्वल टू 2r। अब देखो कौन सा है हमारा, BCC है, तो BCC के लिए ए आर का रिलेशन हमें पता है। ओके, r इज इक्वल टू √3a/4, वो वैल्यू रिप्लेस करो और d की वैल्यू दी गई है, a फाइंड आउट करना है, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट MCQ क्या है हमारा, तो देखो पिकअप द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ पोटास एलम। ओके, पोटास एलम की करेक्ट फॉर्मूला, तो पोटास एलम क्या होता है, तो हमारा पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट जो है उसका हाइड्रेटेड सॉल्ट है वो कहलाया जाता है पोटास एलम। अब वो तो आपको पता ही होगा, वो क्या होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 थ्राइस इंटू 24H2O। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो बी ऑप्शन में दिया गया है K2SO4 Al2SO4 2, और कभी भी Al2SO4 2 होता नहीं है क्योंकि Al का चार्ज होता है +3, SO4 का चार्ज होता है -2। आप अगर उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट Al2SO4 थ्राइस, नॉट Al2SO4, मतलब ये तो इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो हो रहा है क्योंकि Al 1 ही है जबकि यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो ये भी कैंसल आउट हो गए। अब इन दोनों में K2SO4 Al2SO4 थ्राइस सेम है, लेकिन देखो हाइड्रेटेड वाटर एटम जो है वो डिफरेंट है। ओके, जो हमारा पोटास एलम है उसमें होते हैं 24, मतलब हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ द नेक्स्ट वन जो है वो क्या है, द टोटल प्रेशर ऑफ वॉलेटाइल कंपोनेंट A एंड B इज 0.02 बार। ओके, हमें क्या दिया गया है, तो P टोटल दिया गया है 0.02 बार जितना एट अ इक्विलिब्रियम। इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A, मोल फ्रैक्शन ऑफ A गिवन है हमें 0.2, देन व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B। हमें क्या करना है, कंपोनेंट B का पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना है। ओके, मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट BB। नाउ याद करो डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लो। डाल्टन पार्शियल प्रेशर लो क्या कहता है, तो जो पार्शियल प्रेशर है वो होता है इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू P टोटल। ओके, ऑलवेज पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इंटू P टोटल किसके अकॉर्डिंग होता है, डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ के अकॉर्डिंग। अब देखो हमें P टोटल तो गिवन है, जो X भी मिल जाए तो बात बन जाए। ओके, अब देखो मोल फ्रैक्शन जो है वो ऑलवेज उसका सम क्या होता है 1। हमारे पास दो ही कंपोनेंट है, सो वी कैन से दैट XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। XA इज गिवन विच इज 0.2, वी हैव टू कैलकुलेट XB, therefore XB इक्वल टू हो जाएगा 1 minus 0.2 इक्वल टू 0.8, means mole fraction for the B will be 0.8। just replace the value। okay, ये हो गया 0.8, P total is given 0.02। okay, चलो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, 0.02 इंटू 0.8 तो आ जाएगा 0.016 बार। ओके, तो हो जाएगा पार्शियल प्रेशर फॉर B विल बी 0.016 बार, जो कि हमारा आंसर है C। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन,
what will be the osmotic pressure of 5% W by volume sugar solution of 150 degree Celsius temperature? Okay, we have to calculate osmotic pressure. पाई कैलकुलेट करना है। ओके, ये सिर्फ मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, इसलिए सारी टर्म्स लिख रही हूँ बहुत अच्छी तरह से। आप उन सब चीज़ों को रफ में कर सकते हो ताकि आप इजीली कैलकुलेट कर सकें हम सारी चीज़ों को। चलो, अब पाई हमें फाइंड आउट करना है। वी हैव गिवन 5% W बाई V सॉल्यूशन। इसका मीनिंग क्या होता है? तो 5% W बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन मीन्स 5 ग्राम सॉल्यूट, जो भी सॉल्यूट होगा वो, यहाँ पे हमारा कौन है? शुगर। तो 5 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन और डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बराबर, क्या हो जाएगा? 5 ग्राम सॉल्यूट जो है वो हमारे 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। ओके, उसकी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही हम ये इसे डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया है टेम्परेचर जो है 150 डिग्री सेल्सियस। अब जब भी डिग्री सेल्सियस है उसे केल्विन में कन्वर्ट करना मत भूलना। तो हो जाएगा ये 3, ये 7 और 5 हो जाएगा 2, और ये हो गया 423 केल्विन। सही है। चलो, अब देखो यहाँ पे हो जाएगा क्या? तो हमारे पास फाइंड आउट करना है पाई, तो पाई की फॉर्मूला रिप्लेस कर दो। पाई की फॉर्मूला क्या होती है? पाई इज इक्वल टू CRT। सी मतलब कौन है? हमारी मोलारिटी। सी इक्वल टू क्या होता है? मोलारिटी। मोलारिटी की फॉर्मूला आती है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ओके, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर वो ml में दिया गया है तो हमें किससे? 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, नाउ मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन जो कि है 5 ग्राम। ओके, यहाँ से हमें मिल गया। नाउ आर जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 0.08314। ओके, टी हमने फाइंड आउट कर लिया 423 केल्विन, और ये हो गया हमारा 1000, सॉरी यहाँ पे 1000 होगा, डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब कौन है हमारा? सुक्रोस। ओके, सुगर मतलब सुक्रोस। जो सुक्रोस है उसकी फॉर्मूला होती है C12H22O11। अगर आप काउंट करोगे तो वो आएगा उसका मोलर मास 342 ग्राम पर मोल। ओके, कार्बन का मोलर एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। उसको जितने भी नंबर ऑफ कार्बन है हाइड्रोजन है उनसे मल्टीप्लाई करो और एडिशन करो तो आपको मिल जाएगा उसका एटॉमिक मास। शुगर का होता है 342, उसे रिप्लेस कर दो। और ये जो वॉल्यूम है वो कितना है? 100 ml। ओके, आप इन सब को कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट द आंसर 5.07 एटमॉस्फेयर ATM। ओके, अगर एटमॉस्फेयर में है तो आप आर की वैल्यू यहाँ पे 0.802 रिप्लेस करना। ओके, क्योंकि ATM में आंसर दिए गए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा दोनों वैल्यू से। लेकिन अगर बार में है तो 0.08314 रिप्लेस करो और ATM में है तो 0.082 रिप्लेस करो। ओके, तो ये मतलब कि इसका आंसर आ जाएगा हमारा 5.07 ATM। नेक्स्ट MCQ है हमारा, An unripe mango placed in a concentrated salt solution to prepare a pickles shrivels because। देखो क्या होता है, तो आप सब लोग अचार खाते होगे। ओके, तो जो हमारे पके हुए नहीं होते, कच्चे मैंगो होते हैं, उसको क्या करते हैं? तो काट के सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दिया जाता है। ओके, तो थोड़े दिनों बाद आप देखोगे तो वो सारे क्या हो जाते हैं? तो मुरझा जैसे जाते हैं। ओके, तो उसका रीज़न क्या है? तो देखो आपके जो पिकल्स है, ओके, ये हमारा हो गया मैंगो और उसे हमने डाल दिया किसमें? सॉल्ट सॉल्यूशन में। इसको किस में डाला हमने? सॉल्ट सॉल्यूशन में। अब देखो यहाँ पे मैंगो जो है उसके अंदर वाटर का अमाउंट ज़्यादा है। ओके, वाटर क्या है? ज़्यादा है। और ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है मतलब कि उसके अंदर वाटर का प्रोपोर्शन क्या रहेगा? लो। और हमें पता है कि
ऑलवेज क्या होता है ऑस्मोसिस में, तो जो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट होती है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ क्या होगा, तो हमारा सॉल्वेंट मूव करेगा। मतलब कि इस बार जो मैंगो है उसमें से सॉल्यूशन की अंदर हमारा वाटर ट्रैवल करेगा। अगर मैंगो में से वाटर बाहर जा रहा है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, वाटर कम होगा, और उसी वजह से वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसके अंदर फ्रिवल्स दिखने को मिलते हैं। ओके, मीन्स यहाँ पे देखो इट गेन्स वाटर ड्यू टू द ऑस्मोसिस, ये तो रॉन्ग हो गया। इट लूजेस वाटर ड्यू टू द रिवर्स ऑस्मोसिस, ना यहाँ पे कोई रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस नहीं है, ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पे भी रिवर्स ऑस्मोसिस मेंशन है। अब देखो इट लूजेस वाटर ड्यू टू द ऑस्मोसिस, तो ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग ही वाटर को लूज कर रहा है और उसी की वजह से हमें यहाँ पे ऐसा देखने को मिलेगा। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, which of the following aqueous solution should have the highest boiling point, किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो हमारे वॉन हॉफ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। जितना वॉन हॉफ फैक्टर हाई, ओके, और यू कैन से दैट मोर ग्रेटर, देन जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कितना हो जाएगा, हाई। अब देखो यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, तो Na प्लस OH माइनस, मीन्स के पहले के लिए जो A है उसके लिए हमारा I हो जाएगा 2, एक Na प्लस है, एक OH माइनस है। दूसरा क्या फॉर्म करेगा, तो देखो यहाँ पे 2 Na प्लस फॉर्म करेगा एंड SO4 2 माइनस फॉर्म करेगा, मतलब 2 + 1 हो गया हमारा। टोटल आयन कितने प्रेजेंट है सेकेंड ऑप्शन में, तो 3 प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पे NH4 NO3, मतलब यहाँ पे वो फॉर्म करेगा NH4 + NO3 माइनस, मतलब 2 आयन प्रेजेंट है, तो वी कैन से दैट I = हो जाएगा 2। और यहाँ पे भी KNO3 है, तो K + NO3 माइनस, मतलब के जो I है वो हो जाएगा 2। तो हाईएस्ट I की वैल्यू किस में है, B में। तो अगर I ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा 1 मोलर Na2SO4, क्योंकि सबकी कॉन्सेंट्रेशन सब दी गई है, तो हमें देखना किसे पड़ेगा, वॉन हॉफ फैक्टर को। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल आर गिवन फॉलोस। ओके, जो ये जिंक का है वो हमें दिया गया है, और जो हमारा Fe है उसका हमें दिया गया है रिडक्शन पोटेंशियल। चलो उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन क्या हो रही है, तो देखो रिएक्शन हमें दी गई है Zn + Fe2+, इट गिव्स यू Zn2+ Fe, मतलब ड्यूरिंग रिएक्शन क्या हो रहा है, तो जो Zn है वो हो रहा है ऑक्सीडाइज, और जो Fe है वो हो रहा है रिड्यूस। ओके, ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड के ऊपर, और रिडक्शन होता है कैथोड के ऊपर। चलो हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द EMF ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन तो हमने लिख लिया, हमें फाइंड आउट करना है EMF। तो हमारा हो जाता है E0 सेल = E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, हमारी फॉर्मूला ही है। अब देखो कैथोड पे कौन है जिसका रिडक्शन होगा, वो कौन है, हमारा Fe। तो Fe की वैल्यू देखो यहाँ पे है 0.044, ओके, माइनस एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है जो कि हो रहा है जिंक का, उसकी वैल्यू दी गई है -0.76। अब ये माइनस माइनस दोनों हो जाएंगे प्लस, तो -0.44 प्लस 0.76, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.32 वोल्ट। ओके, और जो कि होगा प्लस में। अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन है, तो यस, ये हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट MCQ है हमारा 11 नंबर का। व्हाट इज द रेशियो ऑफ Al, Cu एंड Na व्हेन 3 Faraday current is passed through different electrolytic solution of molten Al2O3, aqueous CuSO4 and molten NaCl।
देखो तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है Al2O3। अब Al2O3 में क्या होता है, तो वी कैन से दैट जो Al है वो किस स्टेट में होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और फॉर्म करेगा Al। सही है, मीन्स वी कैन से दैट जब हम 3 फेराडे चार्ज पास करेंगे तो 1 मोल Al फॉर्म होगा। अब हमें दिया भी गया है 3 मोल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो सॉल्यूशन है वो CuSO4 का है, मतलब उसमें क्या रिएक्शन होगी, तो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू Cu। okay, so for this reaction we can say that when we pass 2 Faraday charge 1 mole Cu will be deposited। हमें कब के लिए कैलकुलेट करना है, 3 Faraday के लिए। सो वी कैन से दैट 2 Faraday के लिए 1 मोल डिपोजिट हो रहा है, तो फॉर 3 Faraday हाउ मैनी मोल्स ऑफ Cu विल बी डिपोजिटेड, तो 3 Faraday बाई 2 Faraday इंटू 1 हो जाएगा 1.5 मोल। सही है, 1.5 मोल यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। चलो तीसरा हमें दिया गया है NaCl, तो यहाँ पे रिएक्शन को इस तरह से हो जाएगी Na प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू Na, मीन्स 1 Faraday विल बी डिपोजिटेड 1 मोल। So we can say that 3 Faraday will be deposited 3 mole of Na। चलो अब हमें इसका रेशियो चाहिए, किसका रेशियो चाहिए, तो Al Cu एंड Na जो डिपोजिट हो रहे हैं उसके। जब 3 Faraday पास करते हैं तब बस Al कितना डिपोजिट हो रहा है, 3 मोल। Cu डिपोजिट हो रहा है 1.5 मोल, और वी कैन से 3/2 मोल। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हो 3/2 मोल। एंड सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, जो Al Cu और Na है उसमें यहाँ पे Al कितना डिपोजिट हो रहा है, 1 मोल। ओके, Cu जो डिपोजिट हो रहा है वो है 3/2 मोल, और Na जो डिपोजिट हो रहा है वो है 3 मोल। अब ये इसको LCM की वजह से मतलब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वी विल गेट 2:3:6। ओके, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा ये। अब देखो ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन है D, सो अवर आंसर विल बी D। कैसे आया पता चला, जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग लिखो, और जो भी चार्ज दिया गया, यहाँ आपको 3 Faraday दिया गया है, अगर 3 की जगह अगर कोई और वैल्यू दी जाए तो उसे रिप्लेस करो, तब कितना आपको फॉर्म होता है वो फाइंड आउट करना है। तीनों के लिए फाइंड आउट करो और उसका रेशियो ले लो। ओके, सो यू विल गेट दैट आंसर। अच्छा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड वेरीज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। हमें इक्वेशन दिया गया है E सेल फॉर द मैग्नीशियम इक्वल टू E नॉट सेल फॉर द मैग्नीशियम माइनस 0.059/2 log 1 by magnesium 2+। द ग्राफ ऑफ E सेल ऑफ मैग्नीशियम वर्सेस log Mg2+ इज। अब देखो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है वो लिख लेते हैं, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, मैं सिर्फ ये लिख रही हूँ। E सेल की जगह यहाँ पे मैग्नीशियम दिया गया, ओके, इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059/n log 1 by Mg2+। नाउ सी, यहाँ पे जो है वो हमें ग्राफ किसका प्लॉट करना है, E सेल वर्सेस log Mg, और हमारे पास क्या है, log 1 by Mg। हमें Mg चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इससे ऊपर ले जाएंगे, तो वी कैन राइट दैट E नॉट सेल, ये तो एज इट इज रहेगा, माइनस 0.059/n log। अब यहाँ पे हो जाएगा Mg2+ का पावर -1। अब ये पावर जो है वो यहाँ पे चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, मीन्स ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। देन वी विल गेट E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल प्लस ए माइनस और ये पावर का माइनस जो मल्टीप्लीकेशन में आएगा वो दोनों करेगा प्लस 0.059/n log Mg2+। ओके, चलो अब देखो ये जो है हमारा y हो गया, ये हमारा m x और ये हमारा हो गया c, जो कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। मतलब कि ये क्लियर है कि जब भी आप इस इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉट करोगे यू विल गेट द स्ट्रेट लाइन। ओके, नाउ स्ट्रेट लाइन तो मिल रही है, किस तरह से मिलेगी, तो देखो स्ट्रेट लाइन, अब उसका जो
स्लोप है उसकी वैल्यू है स्लोप इज इक्वल टू 0.059 बाई एन, जो कि है हमारा पॉजिटिव स्लोप, मीन्स के अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। तो हमारा ए या बी ऑप्शन आ सकता है। अब उन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आएगा, तो देखो जो सी है वो होता है इंटरसेप्ट पॉइंट। यहाँ पे जो इंटरसेप्टिंग पॉइंट है वो ज़ीरो नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम के लिए ई नॉट की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। तो ये जो है वो हमारा जो ग्राफ है वो ओरिजिन में से पास नहीं होगा, लेकिन उसके लिए आंसर क्या आ जाएगा, ए, क्योंकि ये जो y को इंटरसेप्ट करता है उसकी वैल्यू होती है c, और c के जगह पे यहाँ पे कौन है, ई सेल फॉर द मैग्नीशियम, ई नॉट सेल, जो कि मैग्नीशियम के लिए ज़ीरो नहीं होता है। ओके, now the next one, 13 number question, using the data given below find out the strongest reducing agent. Okay, the first one is given dichromate and chromium, which having a 1.33 volt. For the permanganate to N2 प्लस 1.51 वोल्ट। ये जो है वो सारी हमारी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू गिवन है। Cl2 से Cl माइनस का रिडक्शन पोटेंशियल है 1.36 और क्रोमियम 3 प्लस से क्रोमियम का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.74। अब हमें फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, देखो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है जितनी कम होगी, ओके लो, मीन्स कि जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम वैल्यू है क्रोमियम की, मीन्स कि क्रोमियम विल बी अवर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, क्रोमियम क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो क्रोमियम के लिए दिया गया है क्रोमियम एंड Cr3+। अब दोनों में से कौन आएगा, तो देखो ऑलवेज के जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो खुद का ऑक्सीडेशन करता है। अगर Cr है वो Cr3+ में खुद को ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन अगर Cr3+ में से हम Cr करेंगे वो तो रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी, रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करता है। मतलब Cr3+ तो हमारा हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये Cr में से Cr3+ वाली रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन, और जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है तो वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करता है। मीन्स आवर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट विल बी क्रोमियम। डू यू गेट इट? Now next one, what is the SI unit of a reaction or rate? Okay, तो rate of reaction क्या होता है, rate is equal to होता है change in concentration divided by time taken। अब concentration का यूनिट होता है मोल पर लीटर और टाइम का यूनिट होता है, यहाँ पे जो सेकंड यूज़ किया है तो हम सेकंड यूज़ करेंगे। अब देखो मोल सेकंड इनवर्स सही है, लेकिन यहाँ पे जो मोल सेकंड इनवर्स तो नहीं है, उसके साथ लीटर भी तो है, लीटर इनवर्स जो कि नहीं दिया गया, सही है, लेकिन उसकी जगह पे हमें दिया गया है मीटर क्यूब इनवर्स। अब लीटर किसके लिए यूज़ होता है, तो लीटर यूज़ होता है फॉर द वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम का दूसरा यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। सो अगर हमारे पास लीटर इनवर्स यूनिट है तो उसकी जगह पे हम मीटर क्यूब इनवर्स लिख सकते हैं। मतलब हमारा यहाँ पे हो जाएगा यूनिट रेट का मोल मीटर क्यूब इनवर्स इनटू सेकेंड इनवर्स। ओके, क्लियर? नाउ द लास्ट MCQ फॉर द टुडे lecture, which is in the presence of the catalyst the heat evolved or absorbed during the reaction। चलो देखो हमें क्या करना है, तो हमारे पास कैटालिस्ट है, उसकी प्रेजेंस में हीट इवॉल्व और एब्सॉर्ब कितनी होगी, उसमें क्या चेंज होगा वो हमें देखना है। तो जो कैटालिस्ट है दैट ओनली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बट डोंट लेकिन जो है वो कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी या चेंज होगी, रिलीज करेगा, उसको वो नहीं चेंज करता। ओके, जो हीट एब्जॉर्ब और चेंज होती है मीन्स के एंथैल्पी डू नॉट डिपेंड ऑन कैटालिस्ट। ओके, हाँ, ये है कि जल्दी एब्जॉर्ब होगी या कम स्लो एब्जॉर्ब होगी। मतलब कि जो रेट है
एब्जॉर्प्शन का या रिलीजिंग का, वो चेंज हो सकता है, लेकिन जो अमाउंट है उसका मैग्नीट्यूड है वो नहीं चेंज होता। मतलब कि जब भी हम रिएक्शन कैटालिस्ट के प्रेजेंस में करेंगे तो हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड है वो ड्यूरिंग रिएक्शन क्या रहेगी, रिमेन्स अनचेंज, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दैट 15th MCQ। तो if you like that video, don't forget to like my video and subscribe my channel, and yes, wait for my next video, क्योंकि आज जो हमने 15 MCQ किए हैं उसके आगे के MCQ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।